नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय रामजी लाल सुमन के बयान ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। आपको याद होगा 26 तारीख की वो घटना जहां पर रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना पहुंची थी और उनके ऊपर पथराव हुआ था। जी हां, कल हमारी टीम ने करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह से मुलाकात की और उनसे जाना कि किस प्रकार से करणी सेना के ऊपर हमला हुआ था। क्या जो वीडियो में दिखाई दे रहा था वो सत्य था या कुछ और। इन्हीं सब बातों की पड़ताल के लिए हमारी टीम जब जिला अस्पताल अयोध्या पहुंची, वहां पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने दिल दहला देने वाली बातें कही। उनका कहना था कि हम लोग शांतिपूर्वक, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उस बयान की पुष्टि के लिए कि जिन शब्दों का प्रयोग किया था क्या वो इतिहास में कहीं दर्ज है या नहीं। हमारी टीम जब मुलाकात करने के लिए रामजी लाल सुमन के घर पहुंची तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में उनके घर में उपस्थित लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया। पथराव इतना भयानक, ईटा, लाठी, डंडा, गुम्मा, इन सभी चीजों से करणी सेना के ऊपर पथराव किया गया। उसमें करणी सेना के पदाधिकारी भी घायल हुए, कार्यकर्ता भी घायल हुए और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। लेकिन इस विवाद को समाजवादी पार्टी किस तरीके से जनता के बीच में उसे प्रस्तुत कर रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। वो अगड़ा बनाम दलित के मुद्दे को उछाल रही है क्योंकि आने वाले 2027 के चुनाव में इसका लाभ उनको मिल सकता है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सवर्ण और दलित के वोट बैंक की राजनीति कर रही है वो जनता समझ चुकी है। इसी में बसपा प्रमुख मायावती का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि गेस्ट हाउस कांड कोई भूला नहीं और गेस्ट हाउस कांड ये सिखाता है कि समाजवादी पार्टी किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार करती है, दलितों को गुमराह करने का काम करती है। इसी में कल जब हमारी टीम करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली, बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। समाज में कुरीतियां फैलाएंगे, जितनी बार समाज के महापुरुषों के बारे में कहेंगे, किसी भी समाज के महापुरुषों के बारे में कहेंगे, करणी सेना 36 कौम की बात करती है, मजबूती से लड़ेगी, दमदारी से लड़ेगी। और ऐसे लोग जो राज्यसभा जैसे उच्च सदन में बैठ के उनको प्री प्लान के तहत जात, धर्म, मत, मजहब को तोड़ने के लिए एक प्लानिंग के तहत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से देश में बैठे तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो सरकार में बैठे हैं, कानून और कमिटमेंट लाते हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसा कानून लाइए कि ऐसे सांसद, ऐसे विधायक या ऐसे जनप्रतिनिधि जो समाज को तोड़ने का काम करते हो, देश को तोड़ने का काम करते हो, ऐसी हेट स्पीच देते हो, उनकी सदस्यता खत्म करी जाए और तत्काल उनके ऊपर एनएसए और राजद्रोह जैसा केस लगाया जाए। क्योंकि अगर वो ऐसे लोग जो कानून बनाने के औकात में रहते हैं और कानून तोड़ते हो, उनको वहां बैठने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से राजपूत बनाम दलित करने का इसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? दुनिया सब जानती है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास सोर्स है जानने का, सबके पास इतना ब्रेन है कि वो ब्रेन मैपिंग कर पाए कि सामने वाला हमको यूज कर रहा है कि यूटिलाइज कर रहा है। दलित का सबसे बड़ा नेता इस देश में मायावती जी है। मायावती जी से बड़ा कोई नेता नहीं आज के टाइम में। 1995 में यही समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा BVIP गेस्ट हाउस में उनके कपड़े को फाड़ा गया, उनको मारने की कोशिश किया गया, उनके साथ तमाम ऐसी चीजें करी गई। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो दूसरे दिन लखनऊ में अंबेडकर पार्क में मायावती जी की और कांशीराम जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है।
फिर 2016 के चुनाव से पहले आजम खान जो इनके सुपर सीएम थे, उनका स्टेटमेंट आता है रामपुर में कि ये जो अंबेडकर जी हैं, जहां पे इनकी प्रतिमा लगी वो प्लाट तो उनका है ही है, जहां उंगली किए हुए हैं वो भी प्रतिमा उनकी है। तो समाजवादी पार्टी शुरू से आज तक केवल और केवल दलितों को दबाई है, लूटी है, घसोटी है, उनके बड़े नेताओं के साथ बदतमीजी करी है। तो समाजवादी पार्टी कहां दलित का नेता हो गए भाई? पीडीए का उनका फार्मूला है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनको तो अपने घर में ही 8 सांसद चाहिए, 14 विधायक चाहिए, 23 लाल बत्ती चाहिए, तमाम जिलों में उनके जिला अध्यक्ष चाहिए। भाई 86 में 56 के यहाँ एसडीएम हुए। रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे उनको तो माफी मांगनी पड़ेगी भाई। जबरदस्ती कैसी होती है? अगर मैं एक बात बताऊं, जबरदस्ती क्या? लोकतंत्र में रह के उनको माफी दिलवाएंगे। लोकतंत्र में ये भी है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप हमारी भावनाओं को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या माफी मांग लेंगे तो उनको माफ कर दिया माफी मांगना क्या है? वहीं पे बगल में धौलपुर है, आगरा के बगल में, जाए वहीं पे स्मृति बनी हुई है उनकी, समाधि स्थल ले जाके नाक रगड़े। आपको क्या लगता है कितने आसानी से किसी के बारे में, आप हो, आप मीडिया से हो, आपके बाप दादाओं के बारे में कोई गलत कहेगा तो आप क्या करोगे? आप अगर नहीं, आप चौथे स्तंभ हो इस देश के संविधान में, तो आप मेरी बातों को कहिए ना कि ये जनप्रतिनिधि को किसने अधिकार दे दिया कि देश में इस तरह का स्टेटमेंट दे? क्यों दे? संविधान है। संविधान उनको इजाजत देता है क्या? संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अमेंडमेंट में कहा गया है कि आप किसी भी जात, धर्म, मजहब के बारे में गलत बोल दीजिए? उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हम लोग। उन्होंने वायलेंट किया है देश को, उन्होंने तोड़ने की बात किया है देश को, उन्होंने जात, धर्म, मजहब में शुरुआत उन्होंने करी। और सुनिए, हम है क्षत्रिय, हम किसी को छेड़ते नहीं, और जो छेड़ देता है फिर उसको छोड़ते नहीं। बहुत मजबूती से जवाब देंगे, और जितनी बार इस तरीके के जवाब लोग मांगेंगे उतनी बार मजबूती से जवाब देंगे। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। इनको आसान लग रहा है, बहुत बार ऐसे कह के लोग निकल गए। सही जगह उन्होंने कहा है और सही इंसान पे कहा है, उस इंसान पे कहा है जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए 80 चोटें लगी हो, हाथ कट गया हो, आंख फूट गई हो, पैर कट गया हो, सेप्टिक जैसे जानलेवा जो लोहे से होता है, टिटनस जैसे जानलेवा बीमारी से मरा हो, ऐसे नहीं कोई दर्द से मरा है। कोई राणा सांगा हो जाएगा क्या? संसद में बैठ के 6 रुपए में वीवीआईपी लग्जरी थाली में खा के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल के कोई इतिहास की बात करेगा? इतिहास की बात तलवार से करी जाती है, गला कटने और कटवाने के बाद इतिहास रचा जाता है। ऐसे संसद में बैठ के इतिहास की बात करते हैं। इनको, ये वही लोग हैं जिनको मुगल पसंद हो, जिनको बाबर पसंद हो, जिनको हुमायूं पसंद हो, जिनको शाहजहां पसंद हो, जिनको औरंगजेब पसंद हो, लेकिन हमको हमारे देश के वो लोग पसंद है जिन्होंने इस देश में आतताइयों के साथ लड़ाई लड़ी हो, मजबूती से लड़ी हो। हमको बप्पा रावत, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लोग पसंद हैं, और हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, और मजबूती से समझाएंगे, दमदारी से समझाएंगे, और बार बार समझाएंगे, बुलडोजर से समझाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, समझाने की जरूरत जिस तरीके से उनको समझ में आएगा अपना समझ लें, कैसे समझ में आएगा उनके ऊपर है। मैंने कहा कि टमाटर की चटनी अपने ऊपर डाल करके आए हैं, वहां पे कुछ हुआ नहीं, रक्त वक्त नहीं बहा के। देखिए, मैं बताऊं, जिनका खून बहता होगा, जीवन में जिसने खून नहीं बहाया उसको 100 से ही दिखेगा। हम क्षत्रिय हैं, इतिहास के पन्नों में हमारे रक्त के बारे में रक्त रचित इतिहास है। कहते हैं ना कि जो लड़ेगा, कटेगा, घटेगा, उन्हीं का इतिहास होगा। जनसंख्या बढ़ाने वाला का इतिहास नहीं होता है, बकवास करने वालों का इतिहास नहीं होता है। इतिहास उनका होता है जो कटते हैं, खून उनका गिरता है जो युद्ध लड़ते हो, जो समाज के लिए, देश के लिए। अब ऐसे कह दे कि राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट जाके वहां भी रक्त नहीं बहा रही है। देश में आजादी दिलाने वाले हमारे पूर्वज, हमारे खून को अगर इस तरीके से कहा जाता है तो हमारे हर एक भाई के खून पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। वो जाके अपनी बात करे ना। जिनको ये लगता होगा, जिनका खून कभी गिरा ही नहीं, तो उनको खून के डिफिनेशन पता ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो एक यूनिट खून के लिए जगह जगह तरसते हैं। ये वही लोग हैं, इसी टाइप का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा महापुरुषों पे जो अगर इस तरीके से टिप्पणी करेगा उसको समझाया जाएगा उसी भाषा में। अभी महाकुंभ चल रहा था, महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी थी, उस पे अयोध्या के महंत है राजू दास ने उनको ऊपर भी टिप्पणी की थी, और बहुत बुरी टिप्पणी। देखिए, मैं बताऊं आपको, उसको लेकर करणी सेना कोई महापुरुष की डिफिनेशन क्या होती है? आप पत्रकार हैं, महापुरुष की डिफिनेशन क्या है? आप हमको डिफिनेशन बताइए ना, महापुरुष की डिफिनेशन क्या होती है? महापुरुषों की डिफिनेशन क्या होती है? मैं महापुरुष हूं?
जिसने अयोध्या में, मैं महापुरुष हूँ जिसने 1992 में कार सेवकों पे गोली चलाई हो, राम मंदिर के निहत्थे लोगों पे गोली चलाई हो, महापुरुष हो गए। वाह भाई, यही होती महापुरुष की डिफिनेशन। मैं राजू दास के मैं धरती पुत्र, मैंने तो इसका स्लोगन कहीं पे भी किसी भी किताब में किसी भी इस तरीके के राइटिंग में कहीं लिखा हो तो मुझे उसका जस्टिफिकेशन आप दे दीजिए। राजू दास ने कहा, राजू दास को कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में बोले, वो राजू दास का व्यक्तिगत मामला है ना। ये तो उनके लोग, जो उनके मानने वाले लोग हैं, महापुरुष को मानने वाले, जाके विरोध करें उनके यहाँ, डिपेंड करता है। वही लोग हैं, वो लोग क्या आज जो रियल हीरो हैं देश के, क्या उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? क्या आप बताइए। क्या महापुरुष की डिफरेंस होती है कि आपके महापुरुष हमारे महापुरुष ऐसे? ये कौन सी डिफिनेशन होती है? महापुरुष की डिफिनेशन ये होती है जिसके लिए हर आदमी, जिसके नजर में हीरो हो। राजू दास ने कहा तो उनके लोगों को उनको जाके जवाब देना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, मजबूती से विरोध करना चाहिए, जो उनको मानने वाले लोग। भाई ये वही देश है जहां पे राम मंदिर का विरोध होता है। ये वही देश है जहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर का विरोध होता है। ये वही देश है जहां पे कृष्ण जन्मस्थली का विरोध होता है। ये वही देश है जो हिंदुस्तान में सनातन का विरोध होता है, हिंदुस्तान में अन्य लोगों का विरोध होता है। तो कहां चले जाते हैं लोग? वो लोग तो वहीं जाके बैठ जाते हैं ना, उसी खेमे में जाके बैठ जाते हैं। आप देखिए, त्योहार आए तो किन किन लोगों को त्योहार के बारे में शुभकामनाएं, संदेश आता है, सब दुनिया देखती है। नवरात्रि पे नहीं, ईद पे। भाई मैं ये क्यों कहूं, ये तो पत्रकार हैं, आप इसको डॉटेड करिए। आपको लिखने का अधिकार है, लिखने का अधिकार आम आदमी को नहीं। आप चौथे स्तंभ में, आपको लिखने का अधिकार है। हमें तो आर्टिकल 16 से लेकर 23 तक में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। मैं स्वतंत्र हूं बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं स्वतंत्र हूं। लिखने के लिए आपकी कलम स्वतंत्र है, लेकिन आपके कलम पे जात, धर्म, मत, मजहब कहीं ना कहीं रोड़ा बना रहा होगा, इसलिए शायद आप लिख नहीं पा रहे हो। आप लिखिए मजबूती। चुनाव में आना चाहते हैं, किसने कह दिया आपको ये बात? ये मेरा, आपको क्या लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? कैसे कोई लड़ सकता है? आप बताइए। चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए? आप किसी पार्टी से एथोराइजेशन हो, आपके पास कहीं ना कहीं उसका सिंबल हो। अपन लोगों के पास सिंबल है, ये जो जिस भाषा में समझेगा महापुरुषों के लिए समझाया जाएगा। आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी हो, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो आपका भाई आपके लिए खड़ा मिलेगा। ये तो दुख की साथी है ना भाई, सुख की साथी नहीं। सुख की साथी तो तमाम पार्टियां हैं जो आएंगी 5 साल बाद, आपको कहेंगे कि मैं आपको ये लालीपाप दे दूंगा और आप लब से जाके उनका ले लीजिएगा लालीपाप। हम लोग लालीपाप देने में बिलीव नहीं करते, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट। और भी कुछ बचा है?